हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर हमने क्या टॉपिक किया अभी तक? शेयर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आज शुरू करने वाले हैं वो है हमारा टोर्जन। तो टोर्जन हमारा जो डिजाइनिंग हम करेंगे, तो टोर्जन के अंदर डिजाइनिंग हम जब करते हैं उससे पहले टोर्जन क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो टोर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, फिर उसके बारे में पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करना सीखेंगे कि कैसे मैं हमारे बीम के अंदर आने वाले टोर्जन को डिजाइन करता हूं, उसके लिए बीम को सेफ करके चलता हूं। तो सबसे पहले टोर्जन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। सपोज बेंडिंग मूवमेंट हमें पता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट आपका क्या होता है। मूवमेंट आपका रोटेशनल इफेक्ट देने वाला एक क्वांटिटी है, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट देने वाली ये एक क्वांटिटी है। तो रोटेशनल मतलब जो घुमाने वाला है इफेक्ट, उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। अब वो आपका किसी भी तरह का हो सकता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी हो सकता है और बेंडिंग मूवमेंट भी हो सकता है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट क्या होते हैं? सपोज ये हमारा बीम है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर यहां से लोडिंग कर दी इस तरह से। तो इसने क्या किया, ये बीम को बेंड कर दिया, इस तरह से इसको बेंड कर दिया। तो ये जो हमारा जो मूवमेंट लग रहा है, ये हमारा कैसा लग रहा है? हमारे बीम को बेंड करने के लिए, मोड़ने के लिए, इस तरह से मोड़ने के लिए ये मूवमेंट काम कर रही है। घुमाएगा ऐसे इसको, ठीक है। घुमा तो पा नहीं रहा सपोज, तो ये क्या करेगा, पहले इसको इस तरह से बेंड करेगा, ठीक है। अगर रिलीज कर दूंगा तो ये घूम भी जाएगा, बट ये मतलब इस तरह से यहां से पकड़ा हुआ मैंने, तो ये घूमेगा तो नहीं बट बेंड हो जाएगा। टेंडेंसी रहेगी घूमने की, इफेक्ट देगा घुमाने के लिए, उसी की वजह से क्या होगा, इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी। एक तरह का हमने मूवमेंट ये देख लिया। एक होता है हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है? मरोड़ना, ठीक है। ट्विस्टिंग का मतलब होता है बेसिकली हमारे एलिमेंट को मैं क्या दे रहा हूं, यहां पे ट्विस्ट दे रहा हूं, मरोड़ रहा हूं। सपोज जैसे हम लोग कपड़े धोने के टाइम पे हम कपड़े को निचोड़ते हैं जिस तरह से, तो वो हम क्या करते हैं, निचोड़ने के लिए हम इसको इस तरह से मरोड़ते हैं। तो मरोड़ने के लिए जो हमने मूवमेंट दिया है उसको उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। जैसे हम इस पे बात करेंगे, ये जो हमारा बीम था, इस बीम के ऊपर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस बीम के ऊपर यहां पर इस एक्सिस पे यहां पे इस तरह से मैं यहां पे लोडिंग करता हूं, या इसको आप ऐसे समझो, सपोज ये हमारा बीम था, ये हमारी ये कैप है, मैंने क्या किया, इस कैप को इस तरह से मरोड़ दिया। तो ये जो कैप नजर आ रही है मुझे घूमती हुई, यही मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट दे रहा हूं। ये चीज क्लियर सबको? तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये इसको मोड़ नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है इस तरह से, मतलब यहां पे इसको मरोड़ के तोड़ रहा है ये। तो ये मरोड़ना जो होता है हमारा बेसिकली वो ट्विस्टिंग मूवमेंट कहलाता है। अब टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे कि मरोड़ने वाला मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट हमें कहां देखने को मिलेगा। बेंडिंग मूवमेंट हम पहले देख चुके हैं। बेंडिंग मूवमेंट कैसा होगा, उससे पहले ट्विस्टिंग देखो, बेंडिंग भी बताता हूं। ट्विस्टिंग मूवमेंट जैसे हमने यहां पे देखा है, कैसे, ये हमारा सपोज जो बीम था, ये जो बीम मैंने यहां पे आपको ऐसे दिखाया, ये इस तरह से बीम हमारा नजर आ रहा है, इधर भी फिक्स्ड है और इधर भी फिक्स्ड है। यहां पे हमारा कुछ एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो इससे बाहर निकला हुआ है। सपोज ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर यहां पे बीम से बाहर निकला हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर यहां पे लोडिंग कर रहा हूं। ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा यहां पे ऐसे। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर ऐसे नजर आ रहा है, मैं इसको यहां पे लोड कर रहा हूं। यहां पे इसके ऊपर मैं कोई एक लोड लगा रहा हूं, उसकी वजह से क्या होगा, ये इसको इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बीम, ये जो मेरा बीम है, ये रोटेट हो रहा है इस तरह से, इसी को क्या बोलेंगे, टोर्जन, ठीक है। टोर्जनल मूवमेंट हो जाएगा हमारा ये चीज क्लियर? अब मैंने ये लोड कहां पे लगाया है, इस बीम की जो हमारी न्यूट्रल मतलब जो आपकी सेंट्रल, ये जो सीजी आपको मिल रहा था, जो आपकी यहां पे सेंट्रल एक्सिस आ रही थी, उस एक्सिस से थोड़ा सा हटकर मैंने लोड लगाया है। उस एक्सिस से मतलब इसी के, अगर मैं सेंटर के अराउंड अगर मैं लोडिंग करता यहां पे, ठीक है, इसके सेंट्रल एक्सिस के अराउंड में यहां पे अगर लोड लगाता, तो उसकी वजह से ये क्या होता, ये घूम नहीं पाता, इस तरह से मरोड़ा नहीं जाता, ट्विस्ट नहीं हो सकता था ये, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां की बजाय लोड को इधर शिफ्ट कर दिया। ये चीज क्लियर? अब लगाऊंगा तो ये अब इसको घुमा देगा। मैंने लोड को यहां की बजाय यहां शिफ्ट कर दिया, तो अब ये हमारा जो लोड होगा वो इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट दे देगा। तो यहां से जो मैं यहां पर गया हूं, ये क्या है, हमारी इसेंट्रिसिटी। क्या है हमारी ये
इसेंट्रिसिटी जिसको मैंने यहां से यहां पर पहुंच गया था, इसको ई से रिप्रेजेंट किया है। ये चीज क्लियर सबको? इसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टोर्जन हमें मिल रहा है यहाँ पे। बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्या होता कि बेंडिंग मूवमेंट के लिए ये जो आपका सपोज यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है, जहां पे मैंने ये मार्कर रखा है, ये सपोज इस तरह से है सेंट्रल पॉइंट। अब मैं इस जो हमारा यहाँ पे बीम है, इसी की जो सेंट्रल एक्सिस आ रही थी, ये इस एक्सिस पर ही यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस तरह से लोडिंग लगाता हूं तो वो लोडिंग मेरी इस बीम को बेंड करने में यूज होगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने सपोज लोडिंग लगाई तो ये इसको इस तरह से बेंड करने के लिए यूज होगी, तो ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट दे देगा, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं देगा। अगर किसी इसेंट्रिसिटी पे लगा रहा हूं, मतलब यहाँ सेंट्रल एक्सिस से दूर लगा रहा हूं, तो ट्विस्टिंग भी दे देगा। ये चीज क्लियर सबको? और अगर इस पॉइंट से यहाँ पर लगा दूंगा तो बेंडिंग भी आ जाएगी, ट्विस्टिंग भी आ जाएगी। वो अलग अलग इसके केसेस बन सकते हैं। हमें अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि टॉर्जन या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट हमें कैसे देखने को मिलेगा किसी भी बीम की अगर मैं बात करता हूं। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, सपोज मैंने किसी डब्ल्यू फोर्स से यहाँ पे लगाया था, तो डब्ल्यू इंटू में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री पे बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये और ये और ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना है इसेंट्रिसिटी, तो ये लोड इनटू में ये इसेंट्रिसिटी हमारा क्या हो जाएगा ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो कि इसको इस तरह से रोटेट करेगा या फिर ट्विस्ट करेगा। तो ये क्या आ गया हमारा W इंटू में E। यहां से मैं थोड़ा सा टॉर्जन के बारे में आइडिया लग चुका है कि टॉर्जन मेरा कैसे बीम के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू टेक्निकली और डिटेल में समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरा टॉर्जन जो है वो वेरी कैसे करेगा मेरे बीम के अंदर, वैल्यू कैसे उसकी चेंज होगी। तो इसके डायग्राम से हम देख सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने इसी बीम को मैंने यहाँ पे 2D के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो ये बीम मेरा कैसा था, फिक्स्ड बीम था। फिक्स्ड बीम मेरा ऐसे नजर आएगा। इसी का मैंने पहले क्या बनाया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे होगा। ये जो मैंने बना दिया यहाँ पर, ये हमारा किसकी वजह से आ गया, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आ रहा है बेंडिंग मूवमेंट में, ये इसके खुद के वेट की वजह से, यूडीएल की वजह से आ रहा था, ठीक है। और जो ट्रायंगुलर मैंने बनाया हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंट लोड जो लगा हुआ है उसकी वजह से हमें मिलेगा। तो आप इकट्ठा भी बना सकते हो, इस तरह से मैंने अलग अलग शो कर दिया, तो अलग अलग भी बना सकते हो, उसमें कोई भी वो नहीं है, गलत नहीं है। तो बेंडिंग मूवमेंट कुछ इस तरह से वेरी करता है। इसका शियर फोर्स डायग्राम हमने देखा, वो कुछ इस तरह से वेरी करती है, चेंज होती है, सेंटर पे 0 हो जाएगी, इसमें ये मैक्सिमम रहता है। यहाँ पे सेंट्रिसिटी नजर नहीं आ रही क्योंकि मैंने 2D में बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब मैं टॉर्जन की बात करता हूं तो टॉर्जन डायग्राम मेरा कुछ इस तरह से वेरी करेगा। यहां से सेंटर से पहले लेफ्ट साइड पे या राइट पे अगर मैं देखता हूं तो वहां पे प्लस या मतलब ये प्लस माइनस का तो आपका सिग्निफिकेंस जस्ट ये कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वजह से आपने यहाँ पे डायरेक्शंस इसको साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, इसके इधर और इसके इधर। यहाँ पे ये इस तरह से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और उधर से देखूंगा तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज, या आप वो आपका क्या है रेफरेंस के हिसाब से सिर्फ क्या आपने क्या माना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी कोई वो नहीं है। हमें बस यहाँ पर वेरिएशन चेक करनी है कि हमारा वेरिएशन कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे सेंटर पे 0 मिल जाएगा हमें। अगर यही लोड में यहाँ पे शिफ्ट कर देता तो टॉर्जन क्या हो जाता, 0 हो जाता ना। इसेंट्रिसिटी मैंने कुछ दे दी, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर लोड आ गया है, टॉर्जन आ गया है, ठीक है। तो टॉर्जन डायग्राम से हमें यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन के बारे में भी पता चल गया, किस पोजीशन पर यहाँ पर कैसे वेरी करता है हमारा जो टॉर्जन होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है, ये मैक्सिमम में यहाँ पे कॉर्नर्स पे दिखेगा ये, ठीक है। मतलब सपोर्ट्स के पास में मैक्सिमम टॉर्जन इस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसके डिजाइन की, या उससे पहले इसकी डेफिनेशन जो हमने लिखी है, इफ ए ट्रांसवर्स मूवमेंट परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अगर एक ट्रांसवर्स मूवमेंट आता है, परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स मूवमेंट का मतलब परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, is acting over an RCC beam, तो it is called torsional movement, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्जनल मूवमेंट बोलेंगे। तो यहां पर ये आपकी डेफिनेशन आ गई है टॉर्जनल मूवमेंट की। टॉर्जनल मूवमेंट हमारा किसकी वजह से आएगा, ट्रांसवर्स मूवमेंट। ट्रांसवर्स मतलब जो लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, इस डायरेक्शन में अगर ये इसको घुमा रहा है, सपोज ये बीम था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको इस तरह से घुमाएगा, ये ऐसे,
तो ये ट्विस्टिंग आ जाएगी ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, टॉर्जनल मूवमेंट या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट भी कहते हैं इसी को। अब इसके बाद हमारा आ जाता है इसके डिजाइनिंग के बारे में। अब देखो यार, हमारा एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, जब भी मैं आरसीसी की बात करूंगा तो टॉर्जन जो है वो कभी भी अकेला नहीं एक्ट करता। जनरली जो हमारे बीम के ऊपर एक्ट करेंगे फोर्सेस, उसमें सिर्फ टॉर्जनल फोर्स या टॉर्जनल मूवमेंट जो होगा वो अकेला नहीं काम करेगा। अकेला क्यों नहीं काम करता, इसके अंदर कॉम्बिनेशंस होती हैं, बेंडिंग मूवमेंट भी आता है, शियर फोर्स भी आता है, आपका टॉर्जन भी आता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन आपके ऊपर काम करते हैं, आपके बीम के ऊपर जो आरसीसी में हम बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। लेकिन सपोज आप सोम में बात करते हो तो किसी रोड को अगर लोगे, किसी सपोज आपने रोड ली, उसके ऊपर प्योर टॉर्जन भी आप लगा सकते हो, तो वो आपके छोटे कह सकते हो या एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, जहां पे आप इनको अलग से सिर्फ प्योरली टॉर्जन को भी डिस्कस करते हैं। बट बीम के अंदर क्या है, मिक्स्ड लोडिंग आती है, हर तरह की आपकी कॉम्बिनेशन रहती है लोड्स की। तो उस तरह से हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पे ही हमारा जो है बीम वो काम करता है। अगर ये तीनों हमारे आ रहे हैं हमारे बीम के अंदर, क्या क्या, बेंडिंग मूवमेंट भी आ रहा है, शियर फोर्स भी आ रहा है और टॉर्जनल मूवमेंट भी आ रहा है। टीएम मतलब टॉर्जनल मूवमेंट, एलएसएम से यूज कर रहे हैं, इसलिए एमयू, वीयू और टीयू, इन दोनों की, तीनों की हमने वैल्यूज इस तरह से यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखो यार, हम पहले क्या कर रहे थे, मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे थे और शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। उस टाइम पे टॉर्जन नाम की कोई भी चीज हमने वहां पर डिस्कस नहीं करी। क्यों, हम मान के चल रहे थे कि कोई भी टॉर्जन आपके बीम पर नहीं आ रहा, इसीलिए सारी चीजें सिंपली हम कैलकुलेट करते चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे बीम के अंदर टॉर्जन भी आ गया। तो जब टॉर्जन आ गया तो इसका मतलब कुछ अफेक्ट तो ये उन वैल्यूज को भी करेगा, समझ रहे हो। मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट वो भी आपकी चेंज हो जाएंगी। क्यों, एक एक्स्ट्रा आपका मूवमेंट बीम के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी। तो वो कितनी चेंज होंगी वो हम यहां पे देखेंगे कि टॉर्जन के इफेक्ट की वजह से मेरी शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कितना चेंज होगा, ठीक है। और टॉर्जन का भी इफेक्ट हम देखेंगे कि वो कैसे आएगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, अगर तीनों कॉम्बिनेशन काम कर रही हैं तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स जब मैं निकालता हूं, इक्विवेलेंट शियर फोर्स मतलब टॉर्जन को कंसीडर करने के बाद हमारी जो बराबर की या इक्विवेलेंट जो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी टॉर्जन को कंसीडर करने के बाद, तो वी यू, ई का मतलब यहां पे शियर फोर्स जो है आपकी इक्विवेलेंट है, ई का मतलब इक्विवेलेंट है। वी यू जो कि आपके बीम के ऊपर नॉर्मली आ रही थी मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है, वी यू कैलकुलेट करते थे हम, प्लस 1.6 TU अपॉन बी। ये जो इफेक्ट आपने ऐड किया है ये टॉर्जन की वजह से आया है। इतनी शियर फोर्स आपके बीम के ऊपर काम करेगी, इक्विवेलेंट जिसको हम बोलेंगे। तो ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे कि इक्विवेलेंट टॉर्जन की वजह से आने वाली शियर फोर्स कितनी है, तो ये कैलकुलेट किया। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नॉमिनल शियर फोर्स। तो ये नॉमिनल इक्विवेलेंट नॉमिनल शियर फोर्स आपकी, शियर स्ट्रेस आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो होगी इक्विवेलेंट टाउ वी ई, वो कैसे निकालते हैं, पहले हम कैसे निकालते थे, टाउ वी, वी यू अपॉन बी डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी यू की जगह वी यू ई अपॉन बी डी। ये वैल्यू हम किससे कंपेयर करते थे, टाउ सी मैक्स से। क्यों, क्योंकि डायगोनल कंप्रेशन में फेलियर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए टाउ सी मैक्स से कंपेयर करते थे। उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू होनी नहीं चाहिए। अगर ये हो जाती है, ठीक है, अगर यहां पर वैल्यू बड़ी इससे हो जाती है तो रीडिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन हमें, ये चीज क्लियर, क्योंकि वो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको वो रीडिजाइन ही करना पड़ेगा। इसीलिए डिजाइनिंग अगर करनी है तो वैल्यूज इससे कम रखनी पड़ेंगी, इकलौती कंडीशन है ये, ठीक है। इफ, अब इसके बाद हमने ये चेक कर लिया कि चलो सपोज ये आपकी इससे बड़ी नहीं आ रही, अब क्या है, इफ वी यू इज वेरी लो। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, इससे तो चलो हमारी रेंज में आ रही है, टाउ सी मैक्स से तो कम वैल्यू है, तो मतलब हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेफ है, फर्दर प्रोसीड करो। अब इसके बाद हम किससे कंपेयर करते थे, टाउ सी की वैल्यू से। तो टाउ सी की वैल्यू क्या बताती थी हमें कि हमारा बीम जो है उसके अंदर कंक्रीट और मेन रीइंफोर्समेंट, क्या यही अकेले काफी है शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। वो उस चीज के लिए हम किससे कंपेयर करते थे, टाउ सी से। तो अगर सपोज अकेले काफी है तो हम क्या करते थे, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट तब भी देते थे। अगर अकेले काफी नहीं है तो हम शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करते थे। तो यहां पे देखते हैं क्या है,
इफ वी यू ई इज वेरी लो, अगर हमारी जो इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस है, शियर फोर्स है, वो बहुत कम है, मतलब जो टाउ वी ई की वैल्यू होगी वो टाउ सी से छोटी अगर आती है, बहुत कम का मतलब कि बीम अकेला ही काफी है मेन रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के साथ में मिलके उसको रेजिस्ट करने के लिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा, हमें सिर्फ मूवमेंट और शियर के लिए ही डिजाइन करना पड़ेगा। शियर के लिए भी कौन सा, जो हमारा मिनिमम शियर होता है उसके लिए डिजाइन करूंगा मैं, और जो नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है मेरा एमयू, उसके लिए मैं इसको डिजाइन करूंगा। ये चीज क्लियर, मतलब टॉर्जन का इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो शियर स्ट्रेस आ रही है इक्विवेलेंट वो बहुत कम आ रही है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कम आ रही है, उसको हमें ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं देगी, तो इसलिए उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर। तो सिर्फ मूवमेंट और शियर इन दोनों के लिए डिजाइन कर सकता हूं मैं अगर ये कंडीशन रहती है तो, जो कि नॉर्मली नहीं रहती। ठीक है, नॉर्मली आपकी जो कंडीशन रहती है वो यही रहती है कि जो टाउ वी ई की वैल्यू है वो आपकी टाउ सी से बहुत ज्यादा रहती है, टाउ सी की वैल्यू से ज्यादा रहती है आपकी जो शियर स्ट्रेस नॉमिनल, आपने यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकाली है इक्विवेलेंट जो आपकी आती है वो टाउ सी की वैल्यू से ज्यादा आएगी जनरली। तो अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करोगे शियर रीइंफोर्समेंट, तो इस कंडीशन में कैसे करोगे आगे फर्दर प्रोसीड, वो आपका आईएस कोड में क्लॉज नंबर 41.4 में बताया गया है। तो कैसे आप डिजाइनिंग करोगे, अगर ये कंडीशन आती है इसके बाद डिजाइन करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा डिजाइन, तो देखो डिजाइनिंग जब मैं करूंगा तो सबसे पहले क्लॉज नंबर 41.4 जो बोलता है इक्विवेलेंट मूवमेंट निकालो, मूवमेंट के लिए डिजाइन करो अब। ठीक है, दोनों के लिए करना पड़ेगा, टॉर्जन वॉर्जन सब कुछ लेना पड़ेगा अब, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो अब मुझे सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, सब चीजें कंसीडर करने के बाद मैं डिजाइन कैसे करता हूं वो ये क्लॉज बताता है हमें। तो मूवमेंट का जब डिजाइन करूंगा तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मूवमेंट भी निकालना पड़ेगा कि भाई आपने टॉर्जन यहां पर कंसीडर किया है, टॉर्क अगर आपके इसके अंदर मेंबर के अंदर बीम के अंदर अगर आ रहा है तो उसकी वजह से मूवमेंट की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो जब मूवमेंट की वैल्यूज भी चेंज होंगी तो आप निकालो कि चेंज होने के बाद आपकी कितनी आती है, जैसे शियर फोर्स निकाली थी तो ये ऐसे ही यहाँ पर, तो इसको क्या बोल दिया हमने MTU, आपका ये क्या है इक्विवेलेंट मूवमेंट आ गया यहाँ से टॉर्जन के इफेक्ट की वजह से। तो ये कैसे आएगा, TU अपॉन 1.7 इंटू में 1 प्लस डी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पर आपकी TU क्या है, आपका जो टॉर्जनल मूवमेंट हमने यहाँ पे देखा था, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी हो, अभी मतलब जो कि हमें ना पता हो बेसिकली, हम सारी की सारी साथ साथ डिस्कस कर रहे थे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो TU है वो ये आ जाएगा वैल्यू, और इसको कैलकुलेट कर लूंगा मैं, जो इक्विवेलेंट मेरा मूवमेंट आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट मूवमेंट मेरा जो आएगा उसको किससे मैं कंपेयर करूंगा, जो बिना हमारे इसके टॉर्जन को कंसीडर किए हमारे बीम के अंदर आ रहा था, जो कि बेंडिंग मूवमेंट था हमारा, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट जो BMU था या MU था हमारा, उसके साथ कंपेयर करूंगा कि क्या टॉर्जन की वजह से आने वाला मूवमेंट मेरा जो बिना टॉर्जन की वजह से आने वाला मूवमेंट था उससे बड़ा है या उससे छोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है ये, इसके बेसिस पे बहुत डिजाइन चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, तो MTU जो है आपका, अगर वो आपका MU से बड़ा आ जाता है, मतलब टॉर्शन की वजह से आने वाला मूवमेंट, मतलब बेंडिंग मूवमेंट बेसिकली, टॉर्जन की वजह से आने वाला जो मूवमेंट है आपका वो आपका बिना टॉर्जन के आने वाले मूवमेंट से बड़ा है, तब क्या करोगे, तो तब आप डिजाइन करोगे बीम को दो मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, दो मूवमेंट्स के लिए डिजाइन करोगे, MU E1 और MU E2, इक्विवेलेंट ही है ये, MU इक्विवेलेंट 1 और MU इक्विवेलेंट 2। MU E1 जो होगा वो MTU प्लस MU इसके लिए डिजाइन करोगे, कि आपने ये किसके लिए सेव कर दिया, MTU जो आपका ज्यादा आ रहा था कि भाई हाँ टॉर्जन बहुत ज्यादा आ रहा था, तो आपको फिर टॉर्जन का भी इफेक्ट नजर आएगा, तो टॉर्जन की वजह से भी आपको उसके अंदर मूवमेंट नजर आएगा, तो उसकी वजह से भी मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक को मैंने किसकी वजह से डिजाइन किया यहाँ पे, MTU प्लस MU की वजह से, कि मेरा यहां से दोनों के दोनों सेफ हो जाए। ठीक है, अगर ये कंडीशन रहती है, एक मेरे को MU E2 के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, ये हमारा होता है MTU माइनस MU। ठीक है, ये हमारा अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस लिए किया जाता है या इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली अभी हमें पता है कि अगर ये वैल्यू रहती है हमारी तो हम दो मूवमेंट्स के लिए डिजाइन करेंगे, MU E1 और MU E2।
अगर ये वैल्यू छोटी रहती है, TU जो है वो मेरा कम आ जाता है MU से मतलब टॉर्जन की वजह से आने वाला जो मूवमेंट, मैंने इक्विवेलेंट मूवमेंट निकाला था वो मेरा क्या है, कम है। इससे ज्यादा तो मेरा क्या आ रहा था, नॉर्मली जो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट में नॉर्मली बिना टॉर्जन के निकाल रहा था वही आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्जन को ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, टॉर्जन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्जन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो क्या करूं, मतलब बेंडिंग मूवमेंट में ही डिजाइन कर दूं उसको अच्छे से। उसी की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे MUE1 के लिए यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अगर ये कंडीशन रहती है तो मैं सिर्फ MUE1 के लिए डिजाइन कर दूंगा। मतलब MUE1 क्या होगा, इसमें मैंने ये तो कंसीडर किया ही है जो कि हमारा MU था, जो कि यहाँ पे बड़ा था, बट MTU भी मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। MTU भी मैं यहाँ पे कंसीडर कर चुका हूं। तो ये कंसीडर अगर मैं करता हूं, इसके लिए डिजाइन कर दूंगा, तो ये मेरा बीम क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, क्योंकि टॉर्जन की वजह से तो वैसे भी कोई ज्यादा असर यहां पर आ नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि MU की वैल्यू ही हमारी बहुत बड़ी थी उससे। तो इसकी कंडीशन में हम इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं। तो MUE1 की जो वैल्यू आती है तो वो हम यहाँ पे MU प्लस MTU की मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी वही हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये हमारा MUE1 का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूं, तो डिजाइनिंग करते टाइम ये तो हमने कंडीशन देख ली कि भाई MTU ग्रेटर देन MU है या फिर हमारा MTU लेस देन MU है। तो इसके लिए MUE1 के लिए करूंगा या MUE2 के लिए करूंगा या दोनों के लिए करूंगा, जो भी केस बनता है हमारा। अब आती है बात डिजाइनिंग की, अब मुझे करना है डिजाइन। तो डिजाइनिंग के अंदर भी आपके क्या बनते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं कि किसी केस में आपको साइज दिया हुआ है बीम का, किसी केस में आपसे साइज पूछा हुआ है, ठीक है। जिसमें साइज पूछा हुआ है तो हम बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हैं, जिसमें साइज दिया हुआ है तो उसके हिसाब से फिर मैं चेक करता हूं कि सेक्शन कैसा है, उसके हिसाब से फिर मैं डिजाइनिंग करता हूं पूरी की पूरी। तो सपोज पहला जो केस है वो क्या है, इफ बैलेंस्ड सेक्शन इज डिजाइंड, मतलब साइज हमारा नॉट नोन, साइज हमें पता नहीं है, तो इसकी कंडीशन में क्या करते हैं हम, बैलेंस्ड सेक्शन डिजाइन। तो डी जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ BMU अपॉन Q इंटू बी, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो MU लिमिटिंग क्या होता था, QBD स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिटिंग सेक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, MUE1। इसी को मैं क्या मान लेता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जितने के लिए भी डिजाइन करना होता था। तो यहाँ पे कितने के लिए डिजाइन करना है, MUE1 के लिए, ठीक है। सपोज ये मैंने MUE1 का डिजाइन शुरू कर दिया भाई। अब ये तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया था कि किसके किसके लिए डिजाइन करना है। अब MUE1 के डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम कि MUE1 अगर मैं डिजाइन करता हूं तो कैसे कैसे करूंगा, ठीक है। तो MUE1 की कंडीशंस हैं ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो MUE1 को ही मैं बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रख के कैलकुलेशंस करूंगा बैलेंस सेक्शन की। तो MUE1 अपॉन Q इंटू बी, और AST क्या आ जाएगा, MUE1 अपॉन 0.87 FY इंटू में J इंटू डी, या J इंटू डी अगर नहीं करना चाहते या भूल जाते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीवर आर्म कर दो D इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, एक ही बात है, ठीक है। उसको सोल्व करोगे तो यही चीज आएगी, या इसको सोल्व करोगे तो वही आएगी। तो ये दोनों आपकी सेम चीजें हैं, जो आपको याद है वो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कि मेरे को बीम का साइज नहीं पता था, मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले से बैलेंस सेक्शन को डिजाइन कर दिया। अब बात आती है अगर साइज मुझे पता हो तो, यहाँ पे मैंने साइज भी बता दिया और स्टील भी बता दिया, यही दो काम रहते हैं मेरे, ठीक है। ये अगर मैं बता देता हूं तो डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा केस क्या बनता है, अगर साइज हमारा पता है, इफ साइज इज नोन, तब मैं क्या करता हूं, नॉर्मल केस जो पहले करते थे, MU लिमिटिंग निकालूंगा QBD स्क्वायर से, उसके बाद फिर मैं कंपेयर करता हूं जो हमें बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है क्या वो उससे बड़ा है या उससे छोटा है, जिसके लिए मुझे डिजाइन करना है। बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन कभी डिजाइन नहीं करते तो क्या करते हैं, डबली रीइंफोर्स। अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, उसको उसकी तरह डिजाइन करूंगा। बराबर है तो क्या आता है यहाँ पे, हमारा लिमिटिंग सेक्शन आ जाएगा। क्लियर, वो मुझे कंपैरिजन से पता चल जाएगा। अब सपोज यहाँ पे जो MU लिमिटिंग मैंने निकाला QBD स्क्वायर, वो हमारा क्या आ गया यहाँ से, MUE1 से, क्योंकि डिजाइन मुझे किसके लिए करना है, MUE1 के लिए। तो MUE1 जो है हमारा, सपोज MU लिमिटिंग से कम आ जाता है, मतलब MU लिमिटिंग ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनाना है हमें यहाँ पे, तो मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का केस आ जाएगा ये हमारा। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में भी हमारा क्या होगा, ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का केस आ जाएगा यहां पर। ये चीज क्लियर।
तो अब देखो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर हमारा जो AST का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ट्रिकी फॉर्मूला करके लिखवाया था आपको कि अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस्ड सेक्शन के अंदर हम एरिया ऑफ स्टील जो है वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है 0.5 FCK अपॉन FY इंटू में ब्रैकेट इंटू में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू में BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू में BD, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जो 4.6 MU लिखते थे हम वहां पे, MU क्या है यहाँ पे हमारा क्या है MU E1, तो वो आ जाएगा। तो या तो मैं देखो यहां से निकाल सकता हूं, ये तो मैंने क्या बताया था, ट्रिकी वे बता दिया था आपको कि डायरेक्टली आप यहां से भी निकाल सकते हो और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आप नॉर्मली जो सिंपल प्रोसीजर आप फॉलो करते हो उससे निकाल सकते हो। AST कैसे निकालते हो, MU E1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.87 इंटू में FY इंटू में D माइनस 0.42 XU लीवर आर्म। तो 0.42 XU के अंदर आपको क्या चाहिए, फिर XU की वैल्यू चाहिए होगी। XU आप कैसे निकाल सकते हो, कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख के वहां से XU निकाल लो, उस फॉर्मूले में पुट करो, तो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है, तो ये भी आपका डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो इस तरह से। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या जो आपको कंफर्टेबल लगे उसी मेथड से कर सकते हो। देखो ज्यादा मैंने बार बार सारे के सारे मेथड इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको दोनों के बारे में, दोनों केसेस के बारे में पता है। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, दूसरा अगर आप करना चाहते हो तो उससे भी करा जा सकता है, कोई भी गलती नहीं होगी अगर उससे करते हो तो। चलो भाई, यहां से भी मैंने निकाल दिया, ये केस हमारा आया था, मैंने इसके यहां से भी अंडर रीइंफोर्स्ड का सिंगली रीइंफोर्स्ड डिजाइन करके डिजाइन कर दिया इसको। अब अगर ये इससे ज्यादा आ जाता है, MU E1 अगर हमारा MU लिमिटिंग से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की जरूरत है, बट ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम प्रोवाइड नहीं करते ब्रिटल फेलियर की वजह से। तो क्या करता हूं उसकी जगह पे डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन मैंने यहां पर डिजाइन करना है। डबली रीइंफोर्स्ड में मुझे क्या चाहिए होगा, AST1 चाहिए होगा, AST2 चाहिए होगा और ASC चाहिए होगा। तो इस अगर ये तीनों बता दिए तो डिजाइन कंप्लीट। तो जो AST1 आएगा वो किसकी वजह से आता है, MU लिमिटिंग की वजह से। ये बैलेंस्ड सेक्शन मान के डिजाइन करता हूं मैं शुरू में, लिमिटिंग या बैलेंस्ड। तो MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 FY इंटू J इंटू D, सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे MU E1 की जगह MU लिमिटिंग आ जाएगा। क्लियर। MU लिमिटिंग के बाद अब क्या करता हूं मैं, AST2 जो बच गया मूवमेंट, कितना बचता है, MU E1 जिसके लिए डिजाइन कर रहा था ये चीज, और माइनस MU लिमिटिंग जो हमारा पेंडिंग अमाउंट बच गया था बेंडिंग मूवमेंट का यहां पर, उसके लिए डिजाइन कर दूंगा। अपॉन में 0.87 FY इंटू में इसका लीवर आर्म क्या होता है D माइनस DC, ऐसे ही ASC के अंदर हो जाएगा। MU E1 माइनस MU लिमिटिंग जो हमारा पेंडिंग अमाउंट बच गया था बेंडिंग मूवमेंट का जिसके लिए मुझे डिजाइन करना था, अपॉन FSC माइनस 0.45 FCK इंटू D माइनस DC। यहां से मैं FSC भी कैलकुलेट कर सकता हूं जैसे उसमें नॉर्मली करते थे हम। ठीक है, FSC कैसे कैलकुलेट करते थे, F/SC से XU लिमिटिंग माइनस DC अपॉन XU लिमिटिंग इंटू में 0.0035 लिमिटिंग से करेंगे इसको, क्योंकि ये भी हम क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड सेक्शन डिजाइन करते हैं। ये चीज क्लियर, पूरा डबली रीइंफोर्स्ड वाला ही डिजाइन है ये सारा, सिर्फ हमारी मूवमेंट की वैल्यूज यहाँ पे MU E1 और MU E2 की फॉर्म में चल रही हैं, बाकी चीजें वही की वही एज इट इज लिखी हुई हैं, कोई भी चीज अलग नहीं है। ठीक है, तो वहां से सारा XU टेबल में आ रही है हमारी, तो वहां से कैलकुलेट करके F/SC जो आ रही है वहां से कैलकुलेट करके XU कैलकुलेट करेंगे, और क्या करेंगे वहां से, सॉरी XU लिमिटिंग तो हमें पता ही होगी ना, F/SC हम कैलकुलेट करेंगे, XU लिमिटिंग पुट करके F/SC टेबल से चेक करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग FSC यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और ASC बता देंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे ये भी डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। MU E1 के हमारे जो भी केसेस बनते थे सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है MU E2 की। MU E2 क्या है आपका, ये तभी डिजाइन करा जाता है या तभी इसको हम करते हैं मतलब एनालिसिस इसकी, जब हमारा MTU जो है वो MU से बड़ा हो। अगर मेरा यहाँ पे MTU टॉर्जनल मूवमेंट जो आ रहा है, बेसिकली टॉर्जनल मूवमेंट की वजह से आने वाला इफेक्ट हमारा MU के इफेक्ट से बड़ा है, मतलब टॉर्जन आपका बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, टॉर्जन डोमिनेट कर रहा है बेंडिंग मूवमेंट MU से ज्यादा, मतलब घुमाने वाला जो ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और बेंडिंग इफेक्ट आपका कम आ रहा है। इसका मतलब बड़ी वैल्यू क्या हो गई अब आपकी यहाँ पे टॉर्जन की, ज्यादा सेफ किस में करना पड़ेगा, टॉर्जन में। अब टॉर्जन का आप ये मान के चलो देखो कि जब आप टॉर्जन करोगे कैलकुलेट, तो जनरली हम क्या मान के चलते हैं, जो MU और MTU है
जो टॉर्जनल मूवमेंट आ रहा है इस तरह से और जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं बेसिकली। मतलब ये एक आपके बीम को देखो, जो MU बेंडिंग मूवमेंट आ रहा था वो इस तरह से बेंड करता है, और जो रोटेट करने वाला टॉर्जनल मूवमेंट है वो इस तरह से रोटेट करता है, ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये आपको दिख भी रहा होगा, इस तरह से रोटेट करता है वो। तो जब ये इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये आपके जो टेंशन और कंप्रेशन जोन्स हैं वो हम कंसीडर करते हैं। देखो कंसीडरेशन ली जाती है, एग्जैक्ट नहीं होती कभी, बट जब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम तो उस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो MU आ रहा था आपका और जो MTU आ रहा था आपका, MTU और MU जो आ रहा है आपका, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आपके काम कर रहे हैं। तो ऑपोजिट काम करते हैं तो जो आपकी बेंडिंग होगी, बेंडिंग जो सैगिंग या आपकी होगिंग होती है, बेंडिंग जो आप देखते हो उस तरह से, वो आपकी ऑपोजिट हो जाएंगी। एक आपका नीचे लेके जा रहा है, एक आपका ऊपर लेके जा रहा है। बेसिकली तो ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रहा है आपका, इस तरह से मरोड़ रहा है, बट जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें जो देखने को मिलता है स्टडी के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, जो इन्फेरेंस, जो रिजल्ट हम इससे निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। मैं ये मान के इसकी कैलकुलेशन करता हूं यहाँ पे। मतलब इसके लिए जो BMU था उसके लिए ऊपर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो सकता है हमारी टेंशन आ रही हो और कंप्रेशन आ रही हो, और नीचे टेंशन आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टील दिया है। जो नॉर्मली हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन आती है जब बेंडिंग होती है, और नीचे क्या आती है, टेंशन, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या दिया, टेंशन में स्टील दे दिया ताकि वो सेफ रहे। बट जो आपका टॉर्शनल मूवमेंट आ रहा है उसकी वजह से इफेक्ट जो मैं लेके चलता हूं, कंसीडर करता हूं, वो ये मानता हूं कि इसके लिए ऊपर वाली साइड आपकी टेंशन आ रही है और नीचे वाली साइड कंप्रेशन आ रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा आपका, यहाँ पे जब मैं इसको कंसीडर करता हूं, डिजाइनिंग फॉर MUE2 करता हूं, तो इससे क्या होगा, इसमें भी यही केस आ जाएगा। MTU जब आपका MU से बड़ा होगा तभी मैं इसको लेके चलूंगा, तो जो MUE2 की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, यहां से MTU माइनस MU, MTU माइनस MU है ये, MTU माइनस MU आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। MTU की वैल्यू जो है हमने यहां से लिख दी थी, यहां से जो कैलकुलेट करी एज इट इज पुट कर दी, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब इसके लिए ये मूवमेंट रेजिस्ट करवाने के लिए मुझे स्टील का रिक्वायरमेंट होगा, स्टील की जरूरत पड़ेगी, सरिया मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। वो सरिया जो दूंगा मैं वो टेंशन साइड में दूंगा, AST3 मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है, ये टेंशन साइड में, मतलब MUE2 की जो टेंशन साइड होगी बेसिकली उसके लिए यहां पर मैंने स्टील निकाला है। कितना है यहाँ पे, MUE2 अपॉन 0.87 FY इंटू में D माइनस DC, सेम हो जाएगा, बस मूवमेंट की वैल्यू यही आ जाएगी MUE2। प्रोवाइड कहां करूंगा ये आपको अभी बताऊंगा यहां से कैसे करूंगा प्रोवाइड भी। तो नोट जो हमने लिखा है यहाँ पे वो ये लिखा है, फॉर MUE2 टेंशन रीइंफोर्समेंट इज डिजाइंड बट प्रोवाइडेड ऑन कंप्रेशन साइड ऑफ मेंबर। ये जो मैंने लिखी है कि ये डिजाइन करी जाती है बट कंप्रेशन साइड पे दी जाती है, तो जो कंप्रेशन साइड मैंने मानी है यहां पर, वो जो नॉर्मली हम मानते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन, बेंडिंग के लिए जो हम यूजुअली लेके चलते हैं वही मैंने यहां पर माना है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसकी बात करता हूं MUE2 की, तो उसके लिए ऊपर टेंशन हो जाएगी और नीचे कंप्रेशन। तो यहां पर ये देखो, फॉर MU कंसीडरिंग MUE2 इज एक्टिंग इन ऑपोजिट सेंस ऑफ MU, मतलब ये MU के लिए मैंने ये चीज मानी है और हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि MUE2 जो है हमारा, वो हमारा MU से ऑपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। मतलब घुमा ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारा उसके अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर। देखो अब यहाँ पे जब मैं स्टील, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मूवमेंट डिजाइन हो चुका है। जो भी हमारी कंडीशन आएगी MUE1 MUE2 जो भी आएगा उसके लिए मैं डिजाइन कर दूंगा यहाँ पे। ये सब कंडीशन देखने के बाद मैंने कुछ एरिया ऑफ स्टील, सपोज यहाँ पे डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन आता है हमारा, उसके केस में अगर मैं यहाँ पे अपना सेक्शन देखता हूँ सभी टाइप के स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद में वो कैसा नजर आएगा। AST1 और AST2 नीचे दे दिया मैंने, ठीक है, और ASC ऊपर दे दिया। इतना पोर्शन तो आप लोगों को अभी तक क्लियर हो जाएगा कि ये तो हम नॉर्मली डबली रीइंफोर्स में देकर ही चलते हैं। यहां पर मैंने AST3 जो है वो यहां से ऊपर की तरफ प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर। AST मतलब टेंशन वाला तो नीचे आना चाहिए था ना नॉर्मली, बट इसके लिए क्या थी, ये टेंशन ऊपर थी, ठीक है। इसीलिए आप यहां पे लिख भी लो इस तरह से, फॉर MU यहां पे क्या है, टेंशन, और यहां पर सॉरी यहां पर क्या है, कंप्रेशन, और यहां पर क्या होती है, टेंशन। और फॉर MUE2
E2 के लिए यहाँ पर क्या है, टेंशन, और यहाँ पर कंप्रेशन। इसीलिए मैंने इस एरिया ऑफ स्टील को AST लिखा है। ये टेंशन इसीलिए लिखी है क्योंकि इसके लिए टेंशन साइड है ये, ठीक है, और उसके लिए वो कंप्रेशन साइड हो जाएगी। तो वो उसके ऑपोजिट काम करता है, इसीलिए इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। और टेंशन है इसके लिए, एक चीज और ध्यान से समझने वाली है, टेंशन था इसीलिए मैंने यहाँ पर 0.87 FY यूज किया है। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसकी तरह ASC की तरह ही इसको कैलकुलेट करता, FSC माइनस 0.45 FC के। ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में, बिल्कुल, ठीक है। जो इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो वो आपका इफेक्ट इसके बेंडिंग मोमेंट के कुछ ऑपोजिट काम करेगा, जिसकी वजह से नीचे टेंशन ना आकर ऊपर टेंशन नजर आएगी आपको इसके अंदर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा जो बेंडिंग मूवमेंट या मूवमेंट का जो डिजाइन था, जो हमने यहाँ पर क्लॉज 41.4 में मूवमेंट का जो डिजाइन देखा था, वो कंप्लीट हो चुका है। इसको पूरा अच्छे से एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम करते हैं शियर फोर्स के लिए। शियर का डिजाइन जो करेंगे वो भी हमारा इसी के साथ साथ हो जाएगा। तो नोट डाउन करो इसको पूरा अच्छे से, एक बार देखो कैसे इसको समझना है, क्या करना है, सारी चीजें हमारी ये दो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स मैंने, यही आपके मेन है, MUE1 और MUE2, इनके लिए डिजाइन किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिखो इसको, और फिर चलते हैं शियर फोर्स डिजाइन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे रिकमेंडेशन या जो क्लॉज बात करता है, वो बात करता है पॉइंट नंबर 3 के बारे में, 41.1.3। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो आ जाएगा डिजाइन फॉर शियर रीइंफोर्समेंट। अब शियर रीइंफोर्समेंट भी मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट शियर के लिए करूंगा ना यार डिजाइन। अभी तो मैंने बस शियर फोर्स देखी थी कि हाँ ऐसे से निकालूंगा, बट जो डिजाइनिंग हो जाएगी वो हमारी इक्विवेलेंट सेक्शन के लिए आएगी यहां पर। तो जब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो प्रोविजन है हमारा डिजाइन फॉर शियर रीइंफोर्समेंट। तो शियर रीइंफोर्समेंट की जब मैं बात करता हूं, यहां पर हमें टू लेग्ड जनरली रिकमेंड किया जाता है कि टू लेग्ड जो आपका क्लोज्ड हुप है, टू लेग्ड, ऐसे लिख लेना, यूज टू लेग्ड लेग्ड लिख देता हूं पूरा, मतलब जो स्टिरप्स में इस्तेमाल करूंगा वो टू लेग्ड क्लोज्ड हुप या क्लोज हुप्स shall be used shall be provided shall be used या shall be provided such that टू लेग्ड आपकी क्लोज्ड हुप जो है वो इस्तेमाल करी जाए। क्लोज्ड हुप का मतलब जो आपकी स्टिरप्स हैं वो क्लोज होनी चाहिए और टू लेग्ड होनी चाहिए, सच दैट उनकी स्पेसिंग क्या रहे, स्पेसिंग SV शुड बी लेस देन और इक्वल टू, पहले वाले में हमारे में क्या रहती थी 0.87 FY इंटू में पूरा फॉर्मूला रहता था 0.87 इंटू FY इंटू ASV, यहां तक कॉमन था, इंटू में D होता था, यहाँ पे D1 हो जाएगा, अपॉन में वहां पे क्या होता था, यहाँ पे नीचे VUS, मतलब बिना अगर टॉर्जन के मैं करता था तो यहाँ पर क्या आता था VUS आता था, लेकिन यहाँ पर TU अपॉन B1 प्लस VU अपॉन 2.5, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे स्पेसिंग का निकल के आता है शियर के केस में। शियर के केस में हमारी स्पेसिंग जो आएगी वो कुछ यहां से निकालूंगा। फोर्स वगैरह जो है वो हम पहले देख चुके हैं कि कितनी कैलकुलेट करूंगा। इसके बाद यहां पर हमारी जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं। देखो वहां पर जब पहले बिना टॉर्जन के करता था मैं, तो वहां पे कितनी करता था, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का जो फॉर्मूला होता था ASV अपॉन B इंटू SV शुड बी मोर देन इक्वल टू, वहां पे क्या होता था 0.4 अपॉन 0.87 FY, वहां पे 0.4 होता था इसके ऊपर, यहां पर क्या आ जाएगा टाउ VE माइनस टाउ C, यहां पर सिर्फ ये चेंज आएगा।
तो वैल्यूज को थोड़ा रिलेट करके भी अगर समझोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, यहीं पे फॉर्मूले कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा रिलेट कर लोगे अगर। इसके बाद आपकी बारी आती है मैक्सिमम स्पेसिंग की। मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर shear reinforcement। मैक्सिमम स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जब हम देख रहे थे तो वहां पे मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रहती थी पहले, 0.75 डी वर्टिकल के लिए, डी हमारी इंक्लाइंड के लिए, और 300 से ज्यादा तो कभी होनी नहीं चाहिए थी। और जो फॉर्मूले हम यहां से निकालते थे वहां से देखते थे, जो कंडीशंस थी हमारी वो वहां पर अलग थी। यहां पर क्या हो जाएगा, x1, दूसरी हो जाएगी x1 प्लस y1 बाय 4 और शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। ये तो आपका यहां पे भी वैलिड रहेगा। ये तीनों कंडीशन, इन तीनों में से क्या रहेगी, जो मिनिमम आएगी आपकी, जो मिनिमम स्पेसिंग आएगी, या आप इसको मिनिमम कंडीशन को हटा दो क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम की कंडीशन है, वो आपको पता ही है। आप एक दो वैल्यूज जो है वो इन फॉर्मूलों से भी निकालोगे, तो जो सारी मिला के जिनमें से इनके अंदर से जो सबसे कम आएगी वही स्पेसिंग आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे स्पेसिंग हमने दे दी, तो शेयर का जो डिजाइन था सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि x1 y1 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, या फिर यहाँ पे मैंने d1 लिखा है, तो ये वैल्यूज क्या है, b1 लिखी है, तो ये वैल्यूज हैं क्या, b1 d1 और x1 y1 क्या है। एक बार उससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा एक साइड फेस रीइंफोर्समेंट। इसके बाद जिसके बारे में बात करी है वो है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। साइड फेस रीइंफोर्समेंट, साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्या होती है हमारी, ये हमारी साइड फेस रीइंफोर्समेंट स्टिरप्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो स्टिरप्स की लेग्स होती हैं हमारी, मतलब जो इसकी लेग्स होंगी वो बीच में से बेंड ना कर जाएं। मतलब जो सपोज मैंने स्टिरप दी हुई है ये इस तरह से, यहाँ पे हमारे ये इस तरह से सरिये जा रहे थे, एक यहाँ पे था सपोज, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से मैंने ये क्लोज लूप बनाई थी। तो बीच में ये भी हमारी यहाँ पे इस तरह से बेंड ना कर जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी बीच में इधर इस फेसिस पे, इन फेसिस पे मैं यहाँ पे साइड्स पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ, ताकि मेरी जो स्टिरप्स हैं वो बेंड ना हो जाए, उनकी लेग्स को सपोर्ट करने के लिए। लिख भी लेना यहाँ पे, प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द लेग्स ऑफ स्टिरप्स फ्रॉम बेंडिंग। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट की भी हमारी कंडीशंस हैं कि मैं कब साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा और कब नहीं करूंगा। तो जो कंडीशंस है हमारी वो कैसे है, एक कंडीशन हमारी होती है कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट में बेसिकली प्रोवाइड कब करूंगा, ठीक है। पहली कंडीशन है अगर मेरा टोर्जन इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा, when beam is not subjected to torsion, not subjected to torsion, अगर ये कंडीशन है तो कब प्रोवाइड करूंगा, फॉर d ग्रेटर देन 750 mm। अगर जो डेप्थ है वो 750 mm से ज्यादा हो जाती है तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट दे दूंगा, ठीक है। अगर हमारी व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू टोर्जन, अगर टोर्जन आ रहा है हमारे बीम के अंदर, उस टाइम पे क्या करूंगा, फॉर d ग्रेटर देन 450 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं यार, ये पूछी जाती हैं आपसे, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके ये सारे। तो 450 mm से अगर मेरी डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है तो मैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट दे दूंगा। अब जब साइड फेस रीइंफोर्समेंट जब प्रोवाइड करता हूं तो कितना एरिया रखा जाता है वो भी रिकमेंडेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो है एरिया ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ये आपका रखा जाता है 0.10% ऑफ वेब एरिया। वेब एरिया का मतलब भी बताता हूँ, 0 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.10% ऑफ B इंटू डी,
ASSF बोलते हैं इसको, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन शियर साइड फेस, एरिया ऑफ स्टील फॉर साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो ये आपकी यहां पर रहती है साइड फेस रीइंफोर्समेंट की वैल्यू। स्पेसिंग इसकी भी आपकी 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी लिख लेना आप, एक कंडीशन और है। एंड स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। 300 mm से ज़्यादा तो स्पेसिंग हम हमारे बीम के अंदर कहीं भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के अंदर किसी भी मेंबर की अलाउ नहीं करते 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब एक चीज़ पेंडिंग है, वो क्या है, X1, Y1, D1 और B1 और साइड फेस रीइंफोर्समेंट दिखेगी कैसी हमारी। बेसिकली ये चीज़ें हम समझते हैं यहाँ इसके डायग्राम के थ्रू। सपोज ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया मैंने, ये हमारे मेन स्टील बार्स हैं, ये हमारा स्टिरअप, ये हमें स्टिरअप्स दिए हुए जो, ठीक है। ये इनकी थिकनेस दिखा देते हैं स्टिरअप्स की, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारे बार, ये क्या है हमारी मेन रीइंफोर्समेंट, और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है सपोज। तो जो X1 और Y1, ये उससे पहले D1 और B1 देख लेते हैं। जो B1 डिस्टेंस है हमारा, जो मैंने यहां पे यूज किया है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, यहां पे सेंटर टू सेंटर हमारा मेन रीइंफोर्समेंट बार की जो विड्थ होगी, ये B1 आ जाएगी। और D1 क्या होगी, यहाँ पे डेप्थ, सेंटर टू सेंटर जो आपकी मेन रीइंफोर्समेंट के अंदर जो डेप्थ हो जाएगी, ये D1 हो जाएगी। और अगर बात करता हूं X1 और Y1 की, तो यहां से स्टिरअप के सेंटर से लेके यहां तक, स्टिरअप्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस जो है हमारा, ये वर्टिकल डिस्टेंस Y1 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस X1 हो जाएगा। क्लियर। बाकी सारे डायमेंशंस वही हैं, बी डी जो आपकी होती हैं वैल्यूज, तो यहाँ पे लिख लो X1 और Y1 क्या है आपके, X1 और Y1 क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टिरअप। और B1 और D1 क्या है आपके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, तो जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपके X1, Y1 और B1 और D1 हो जाएंगे, वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो हाँ, एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे हमने साइड फेस रीइंफोर्समेंट नहीं बनाई। तो यहाँ पर जब मैं दिखाता हूँ, अगर साइड फेस रीइंफोर्समेंट हमारी कहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पे, ये जो हमारे बार्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा, सपोज इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने जो बार यहाँ पे दिए हैं, ये क्या है हमारी साइड फेस रीइंफोर्समेंट, साइड फेस रीइंफोर्समेंट। यहां से अब हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं इसके डायग्राम से। तो ये आप थोड़ा सा ऐसे करके बना लो ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कई लाइनें दिख रही हैं तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। बस डायग्राम थोड़ा क्लियर और अच्छा होगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ पोर्शन, ये क्या है आपकी स्टिरअप, तो ये स्टिरअप्स हैं आपकी, थिकनेस दिखा रहा हूँ मैं, ये आपके शेडेड रीजन के अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन भी जो है वो हमने दिखा दिया कि सारी रीइंफोर्समेंट जो है, ये क्या है हमारे मेन बार्स हैं हमारे, ये क्या है मेन रीइंफोर्समेंट या मेन बार्स, मेन स्टील बार्स, ठीक है। और ये क्या है हमारे यहाँ पे स्टिरअप्स हैं, ये टू लेग्ड आपकी जो थी, ठीक है, क्लोज्ड हूप सॉरी।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे शेयर का डिजाइन भी यहाँ पे चेक कर चुके हैं, टोर्जन की वजह से, इफेक्ट आने की वजह से। मतलब टोर्जन का इफेक्ट अगर आता है तो हमारा जो शेयर है वो किस तरह से वेरी करेगा, किस तरह से चेंज होगा, वो भी हमने यहाँ पे पूरा डिजाइन देख चुके हैं IS कोड के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो टोर्जन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।